नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गैर मजबूती। मम्मी जी, आप मेरे पीछे से मेरा कमरा चेक कर चुकी हो, तो फिर भला अब क्यों पूछ रही हो कि मेरे पास यह सामान है या नहीं? मधु ने कहा तो उसकी बात सुनकर कमला जी पहले तो चेप गई, फिर चिढ़ते हुए अपने बहू से बोली, अच्छा तो अब तुम मुझ पे यह इल्जाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पीछे ताक झांक करती हूँ। अरे मुझे क्या पड़ी है यह सब करने की? कमला जी अपनी बहू से कहती है, अच्छा मम्मी जी, और फिर आपको कैसे पता चला कि मेरी अलमारी में यह सब सामान रखा हुआ है? मैंने तो अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा। मधु ने अचानक सवाल किया तो हॉल में खामोशी पसर गई। अचानक आए इस सवाल से तो खुद कमला छिप गई। मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो, जबकि सब घर के लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। बताओ मम्मी, तुम्हें कैसे पता चला कि मधु के पास पिंक कलर की बंधे साड़ी है, जबकि मैंने तो वो साड़ी मधु को कल रात को लाकर दी थी और सुबह मधु आपके मंदिर से आने से पहले ही ऑफिस चली गई थी। इस बारे में घर में किसी को कोई बात ही नहीं हुई, तो कैसे पता चला? अब की बार बेटे सुदीप ने अपनी माँ से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर कमला जी कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तभी उनके पति श्रवण जी यानी उसके ससुर जी बोले, अरे अब कुछ बोलोगी भी या फिर यूं ही खड़ी रहोगी? तुम्हें कैसे पता चला कि बहू की अलमारी में क्या सामान रखा है? पति अब पूछे। मैं बताती हूँ पापा जी। मम्मी जी मेरी ऑफिस जाने के बाद मेरे कमरे को चेक करती है और फिर घुमा फिरा कर मुझसे पूछती है कि मेरे पास ये सामान क्या, और अगर मैं मना कर देती हूँ तो मेरे पास नहीं है तो फिर 2 दिन तक मुंह फुलाकर रहती है। बात बात पे गुस्सा होती रहती है। मधु अपनी ससुर से कहती है। मधु ने कहा तो कमला जी तुनुकते हुए बोली, गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? मेरे ही घर में कोई नया सामान आ रहा है और मुझे पता नहीं चलता। अरे कम से कम घर के बड़ों को तो पता चलना होना चाहिए ना कि क्या सामान आ रहा है। अब देखो ना, हमारे घर में सूट तक नहीं चलते हैं, लेकिन हमारी बहू इतनी बड़ी छुपू रुस्तम है कि अपने कमरे में नाइटी तक पहनती है और इतनी तेज है कि उसे धोकर भी अपने कमरे में ही सुखाती है ताकि हमें पता नहीं चले। कमला जी फिर से बोली, बस करो तुम, क्या बोले जा रही हो? अरे जो भी करती है अपने कमरे में करती है, तुम्हें उससे क्या समस्या है? श्रवण जी अपनी पत्नी से बोले, क्या समस्या नहीं होगी मुझे? ये खुद तो छुप छुप कर काम करती ही सही, मेरे बेटे को भी उसे अपने जैसा बना लिया है। अब तो मुझे नहीं बताता कुछ भी। कमला जी बोली। कमला जी की बात सुनकर सुदीप भी छिप गया और बस वो अपनी माँ से इतना ही बोला, मम्मी अब मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं अब आपको अपने कमरे की बातें भी आकर बताऊंगा? और कहकर अपने कमरे में सुदीप चला गया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी ही बहू को के कमरे को उसकी गैर हाजिरी में चेक करते हुए। उसके पति बोले। कहकर सरवण जी भी बाहर चले गए अपनी पत्नी से कहने के बाद। कमला जी को अपनी गलती का एहसास कहाँ था, इसलिए मुंह फुलाकर मधु से बोली, अब तो सुकून मिल गया होगा ना तुझे घर में कलेश कराकर? मधु हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और वो अपने ही टेक के साथ अपने कमरे में चली गई। मधु भी। मधु की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे, पर इन 2 सालों में वो कई बार नोटिस कर चुकी है कि जो सामान वो अपनी अलमारी में जैसा छोड़ कर जाती थी, वो उसे वैसा कभी नहीं मिलता था। उसके अलमारी में सामान ऊपर नीचे हो रखा होता था। फिर ये सोचकर रह जाती कि शायद जल्दीबाजी में वो खुद ही ऐसा छोड़कर गई होगी।
इसलिए नहीं बोलती थी। लेकिन फिर उसके बाद कमला जी के सवाल आते थे, उसे सुनकर वो हैरान रह जाती थी। कई बातों से उसे लगता था कि मम्मी जी तो कहीं ऐसा नहीं करती, पर बोले कैसे, इसलिए वो चुप रह जाती थी। शादी के बाद जब पहली राखी पे वो अपने मायके से लौट कर आई थी, तब उस समय मम्मी जी ने अपने मायके गई हुई थी। उसने अपनी विदाई लाकर अपनी अलमारी में ही रख दी थी। उस समय उसकी मम्मी ने उस समय उसे बेटेक्स की चूड़ियां दी थी। जब शाम को कमला जी घर पे आई तो उसने साड़ियाँ तो उन्हें दिखा दी, पर वो चूड़ियां नहीं दिखाई थी। लेकिन 2 दिन बाद अचानक कमला जी ने अपनी बहू मधु से कहा, बहू, भला अपनी बेटिया को सोने की परत वाली चूड़ियां कौन देता है? इसके बदले तो सोने की चूड़ियां ही दे देनी चाहिए थी। कमला जी अपनी बहू से बोली। अचानक कमला जी ने कहा तो मधु हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने वो चूड़ियां कब उन्हें दिखाई थी। उसके मन में चल रही थी कि इस बात को समझकर कमला जी ने कहा, अरे बहू, तूने बताई तो थी वो चूड़ियां साड़ी के साथ। मधु को लगा कि शायद वही बताकर भूल गई होगी। अक्सर उसे कमला जी की बातों से यही शक होता कि वो उसके पीठ पीछे उसकी अलमारी को चेक करती है, और वो ये शक तब यकीन में बदल गया जब एक दिन वो ऑफिस से आई तो कमला जी नाराज बैठी हुई थी। उसने पूछा तो कमला जी भी बिफरते हुए बोली, बहू, तुम नाइटी कब खरीद कर लाई? हमारे यहाँ तो कोई सूट भी नहीं पहनता और तुम हो कि नाइटी पहन रही हो, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। पता नहीं हमारी पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। कमला जी बोली। मम्मी जी, आपको कैसे पता? वो मधु हैरानी से पूछी। मधु ने धीरे से कहा। उसका सवाल सुनकर कमला जी सकपकाते हुए बोली, पता नहीं चलेगा क्या? मेरे ही घर पे हो, तुम ये हरकतें करती हो, अपने कमरे में ही धोकर सुखाती हो, पता नहीं चलेगा मुझे? कमला जी कहती है और बात को वही खत्म कर अपने कमरे में चली गई। लेकिन मधु को अच्छे से याद था कि आज उसने नाइटी धोकर नहीं सुखाई है। वो अपने कमरे में गई थी और सच में उसने नाइटी धोकर नहीं सुखाई थी आज, इसे याद था। उसने शाम को अपने पति सुदीप से कहा तो सुदीप इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले उसने अपनी अलमारी को ताला लगाना चाहा तो सुदीप ने उसे डांट दिया। तुम मेरी मम्मी पे शक कर रही हो, कोई जरूरत नहीं है ताला लगाने की, सुदीप अपनी पत्नी से कहा। लेकिन कल रात को सुदीप ऑफिस से लेट आया, पर अपने साथ वो मधु के लिए एक बंदेज की साड़ी लेकर आया था। जब वो घर पहुंचा तब तक कमला जी सो चुकी थी। मधु ने साड़ी चुपचाप अलमारी में रख दी और जानबूझकर दूसरे दिन भी उसकी कोई बात नहीं की। लेकिन शाम को कमला जी ने झगड़ते हुए सब कुछ खुद ही सुदीप और श्रवण जी के सामने बोल दिया। खैर, थोड़ी देर बाद श्रवण जी भी बाहर से आए और मधु का आवाज देकर बुलाया। मधु के साथ साथ सुदीप भी बाहर आ गया। साथ ही कमला जी भी अपने कमरे से बाहर निकलकर बाहर आई। मधु को देखते ही श्रवण जी अपने पास से ताला और चाबी निकालकर मधु की तरफ बढ़ा दिए और अपनी बहू से कहते हैं, बहू, कल से तुम ऑफिस जाओ तो अपना कमरा ही लॉक करके जाया करो, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है। ससुर बोले। मधु और सुदीप हैरानी से श्रवण जी की तरफ देखने लगे तो श्रवण जी अपनी बेटे से बोले, बेटा, कुछ लोग गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों सिर्फ रिश्ते बिगाड़ते हैं। तुम लोग अविश्वास के साथ इस घर में रहो, उससे अच्छा है कि विश्वास के साथ ताला लगाकर रह लो।
श्रवण जी बोले। श्रवण जी के इतना बोलने के बावजूद भी कमला जी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और तुनुक कर अपने कमरे में वापस चली गई। दूसरे दिन से मधु अपने कमरे को नहीं लेकिन अलमारी को ताला लगाकर जरूर जाने लगी और इस बार उसे सुदीप ने बिल्कुल नहीं रोका। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।